ओके, तो वेलकम एवरीबॉडी गाइस। और मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए डाला था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि भाई साहब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है एक सॉलिड की, बहुत डिटेल में सब हमने चीज़ कंप्लीट कर ली। उसके अलावा आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ गाइज, इन दिस लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड। एक सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अपडेट, एज यू ऑल नो, एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो, तो अपडेट हो गया, बच्चों को बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल में जी जान से एकदम पूरा जोर लगा के पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये क्या हो गया, अरे यार हमेशा की प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, हाँ उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नोट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, एक बात समझना, हमेशा जब कभी भी आपका कोई एक एटम होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, वी ऑल नो। तो मान लो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मान लो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये आपके एटम का न्यूक्लियस हो गया। और आप लोग सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इमेजिन करो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, एक ये और एक ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे ये इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया दैट दे आर इस प्रकार से, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे घूम रहे। हाँ, और दूसरा क्या होगा, ये न्यूक्लियस के आसपास तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। दिस इज रोटेटिंग एट इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आओ मैं आप लोगों को इसे शिखर धवन की भाषा में समझाऊं। टुडुक टुडुक ओए तुड़ुक तुड़ुक ओए तुड़ुक तुड़ुक ओए तारारा, टुडुक तुड़ुक ओए तुड़ुक तुड़ुक ओए तुड़ुक तुड़ुक ओए तारारा, तुड़ुक 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 तुड़ुक, स्लो मोशन में, तुड़ुक तुड़ुक ओ तारारा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये न्यूक्लियस के आसपास भी घूम रहा है। समझ गए? तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये दे आर रोटेटिंग एट देयर एक्सिस, दे आर रोटेटिंग एट देयर एक्सिस। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला आपको क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ नजर आएगा। एंड दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दीज
टू इलेक्ट्रॉन शुड बिलोंग्स टू सेम ऑर्बिटल। मतलब ये जो तुम एक ऑर्बिटल बनाते हो ना, मान लो इमेजिन करो ये ns है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के होने चाहिए, तभी तो इसका स्पिन आपने क्लॉकवाइज लिखा, ये देखो, और इसका स्पिन आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखा, देखो, तभी तो आप इसको बनाते हो वैसा। क्या बात समझ में आ गई? तो गाइस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर साइंटिस्ट लोगों का यह कहना होता है दैट ईच इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन या ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस and rotation at its axis develops a small loop of current which is responsible for its magnetic property, जो इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इनिशिएट कर देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इसके अंदर डाल देगा, इसको एक इंडिविजुअल मैग्नेट बना देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज अ स्मॉल मैग्नेट, ये अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट बन गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में स्मॉल मैग्नेट बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? सो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। क्या ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, या इनका एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन या रोटेशन के बाद कितनी मैग्नेटिक इफेक्ट या कितना इनके अंदर मैग्नेटिज्म आया, वो डिफाइन करता है म्यू बी, विच इज कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेटॉन। म्यू बी विल डिसाइड कि इसका बोर मैग्नेटॉन क्या है। दैट वैल्यू विल बी प्लस माइनस 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल, इसको नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के म्यू बी की वैल्यू मान लो प्लस 9.27 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गई। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला, तो इसका वैल्यू माइनस 9.27 हो जाना चाहिए। बस समझ गए? अपोजिट स्पिन, इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका स्पिन क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट स्पिन होने की वजह से बस इनके बोर मैग्नेटॉन की, इनके म्यू बी की वैल्यू का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगी तो एक नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक अगर क्लॉकवाइज है और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है, अगर दोनों ही एक ऑर्बिटल में मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेट मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और अल्टीमेटली इनका म्यू बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। और जब म्यू बी 0 के बराबर होता है, मतलब आपके पास में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इवन दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इवन दो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को वो नलीफाई कर रहा है। लेकिन अगर आपके म्यू बी की वैल्यू 0 नहीं होती, दैट मीन्स कि इसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स कि इसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ गया पॉइंट? ओए 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 ओए, सॉरी, मैंने जोश में इसको -24 लिखना भूल गया। गाइस प्लीज इसको -24 कर लीजिएगा। आई एम सो सुसुआरी, आई एम सॉरी। हा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई क्यों आती है? अगर आपके इलेक्ट्रॉन के पास में रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों कर रहा है, तो वो मैग्नेट है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट यानी उनके बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू में
मैग्नीट्यूड अलग हो जाता है। अगर एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, और इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम इसके बेसिस पर अलग 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 कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और वो अलग अलग कंपाउंड्स जो होंगे मेरे गुलजारी लालो, वो अलग 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 कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं। सबसे पहला कंपाउंड आपके पास में आता है डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। अब ये डायमैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं? बिल्कुल सीधी सी भाषा में इनको अगर बोला जाए तो बेटा डाई का मतलब होता है पेयर्ड। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर, या और ऐसे लिखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन देयर ऑर्बिटल्स will cancel each other magnetic moment and therefore इनका मैग्नेटिक मोमेंट यानी बोर मैग्नेटॉन बन जाएगा जीरो। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होने की वजह से दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने की वजह से इसका बोर मैग्नेटॉन म्यू बी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सो हेंस ये कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से इनका कोई लेना देना नहीं होता, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे NaCl एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, KCl एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के कंपाउंड जिनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के पूरी तरीके से पेयर्ड हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड का इन पर कोई असर नहीं होता, वो कहलाते हैं आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख लो, वाटर। मेरे ख्याल से आपको वाटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो लिख लो, काम में आएगा। दूसरे होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। नाउ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स या सॉलिड्स, कंपाउंड लिख लो, कोई बात नहीं। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। नाउ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यहां पर ध्यान रखिएगा, there are some electrons which are present in unpaired form, in their orbitals। जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर तो आपने देखा कि भैया यहाँ पर तो पेयरिंग हो गई, ये बिल्कुल पेयर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार पेयर्ड फॉर्म में है, तो सब ने एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हो सकता है कि ये अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हो सकता है ये अपने अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हो। तो क्योंकि ये अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, सो देयरफॉर क्या इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा? नहीं, इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? सो दीज कंपाउंड्स आर वीकली अफेक्टेड, by the magnetic field, that is in presence of magnet, they behave as magnet। लेकिन ध्यान रखना, जैसे तुमने मैग्नेट हटाया, ये वापस अपनी ओरिजिनल औकात पे आ जाते हैं, नॉन मैग्नेटिक बन जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर ऐसा क्यों होता है? यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते हैं। यहां पर ध्यान रखना, मैंने वीकली अफेक्टेड क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। जैसे एक हो गया, जैसे सोडियम में एक मिलता है, पोटेशियम में एक मिलता है, कैल्शियम में दो मिलते हैं, कम होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको लिखवाऊं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप कॉपर डाई पॉजिटिव लिख लो, O2 लिख लो। O2 याद रखो, मैंने आपको पिछले साल केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये बात पढ़ाई थी, गुलजारी लालो। बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं चाहिए इसमें, मेरे को पता होना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है? टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये सब तुम्हारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। आयरन ट्राई पॉजिटिव हो गया, ये सब तुम्हारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। अफेक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करते। तो दो तरीके के कंपाउंड समझ में आ गए। आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझना, एक वर्ड सिखा देता हूं, डोमेन। एक छोटा सा वर्ड सिखा देता हूं, डोमेन। सर डोमेन वो alibaba.com से जो अपन जो लेते हैं, या जो गो डैडी से डोमेन खरीदते हैं www.mrityunjaypandya.com, नहीं, वो डोमेन नहीं। यहां पर अपने केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ डोमेन्स बन जाते हैं। तो एक पहले टर्म सीख लो डोमेन, उसके बाद आपको सारी चीजें आगे आने वाली बात समझना। डोमेन्स नो बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारे पास में कोई मेटल है, तो जो मेटल के आयन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेटल के आयन इकट्ठे होकर एक ग्रुप ऑफ मेटल आयन बना देते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बात समझ में आ गई? तो व्हाट आर डोमेन्स? तो हम लिखेंगे व्हेन वेरी स्मॉल मेटल आयन्स are accumulated together in a small region, they act as a tiny magnet. ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, डोमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? डोमेन्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय एन एरो। डोमेन्स को रिप्रेजेंट इस एरो से किया जाता है, और ये एरो का हेड किधर होता है? मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है, ये उस डायरेक्शन में होता है। यानी कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूविंग टूवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन, ये उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। तो यहां पर ये एरो का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है। मतलब मान लो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ये चीज क्लियर हो गई? डोमेन का मतलब समझ में आ गया कि बहुत सारे मेटल आयन इकट्ठे हो गए, एक छोटे से एरिया में, कंजस्टेड एरिया में बन गए और एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। अब ये ग्रुप, अभी अकेला छोटा सा ग्रुप एक बहुत हैवी मैग्नेट की तरह, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ग्रेट। तो डोमेन समझने के बाद अब मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को फटाफट से बिना किसी परेशानी के 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एक साथ सिखाऊंगा। दैट इज फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, चौथी डेफिनेशन एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और पांचवी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है? दे आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय the magnetic field, and their domains are arranged permanently in the direction of magnetic field, imagine करना कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां ट्रैवल कर रही है। इमेजिन करना, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां ट्रैवल कर रही है।
और मैं हूं डोमेन, आई एम द डोमेन, ठीक है, मैं डोमेन हूं। अब मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई, अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां ट्रैवल कर रही है, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है। तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आऊंगा, मैं भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊंगा। समझ गए? जैसे मान लो अभी ये तुम्हारे डोमेन्स पड़े हुए हैं, ये तुम्हारे डोमेन्स हैं, अब ये डोमेन्स है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आई, ये सारे के सारे डोमेन पलटे और अब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मैं भी मैग्नेट की तरह बिहेव करूंगा। ऐसा तो पैरामैग्नेटिक भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता था, वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाते थे ये। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम हटा भी दोगे तो अब इसके डोमेन उसी डायरेक्शन में अलाइंड है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी, तो अब ये परमानेंट मैग्नेट बन गए। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो डोमेन्स होते हैं, अगर एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, अरेंज हो गए, तो अब ये खुद भी परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। तो as soon as magnetic field is removed, as soon as magnetic field is removed, they remains as a magnet, they remains as a magnet, that is they becomes a permanent magnet, that is they becomes a permanent magnet, ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। अच्छा, वैसा कौन करता है? आपके जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, निकल, ये लोग सब करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको डोमेन कैसा देखने को मिलेगा? सारे डोमेन एक साथ ट्याऊं 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 ऐसे आपको अरेंज दिखेंगे। तो सारे डोमेन्स आपको परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ मूव कर कर अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हम एंटी फेरो की तरफ चले? नाउ एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? दे आर affected by magnetic field, no doubt they are affected by magnetic field, but the domains are arranged, in opposite direction to each other, in opposite to each other, arranged opposite to each other। तो अब अपोजिट टू ईच अदर होने में सर क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, देखो, अगर ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ ले जा रहा है तो दूसरा डोमेन इसके अपोजिट अरेंज हो जाएगा, फिर तीसरा डोमेन ऐसा हो जाएगा तो चौथा ऐसा हो जाएगा, फिर पांचवा ऐसा हो जाएगा तो छठा ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है और ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने की वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो बेचारे इतने स्ट्रॉन्ग डोमेन्स होने के बाद भी, इनके अंदर मजबूत डोमेन्स होने के बाद भी, इनके अंदर बेचारों के अंदर क्या हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमेशा जेई और नीट में हमेशा यही पूछा जाता है, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड। बस, तो ये तुम्हारे एंटी फेरो हो गए। अब आते हैं अपन फेरी मैग्नेटिक की तरफ से। नाउ they are also affected by magnetic field, no doubt they are also affected by magnetic field, but are weak magnetic substance as compared to ferromagnetic, as compared to ferromagnetic। ferromagnetic के मुकाबले कमजोर होते हैं, मतलब एंटी फेरो में तो होता ही नहीं, मतलब उससे तो मजबूत है लेकिन फेरो से कमजोर है। कारण, बिकॉज द डोमेन्स आर अरेंज्ड नॉट इन अ प्रॉपर वे, यानी यहां पर आपके डोमेन्स का एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता। कैसे?
जैसे मान लो एक डोमेन ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा, लेकिन तीसरा ऐसा हो जाएगा, चौथा ऐसा हो जाएगा, पांचवा ऐसा हो जाएगा, छठा ऐसा हो जाएगा, सातवां ऐसा हो जाएगा, आठवां ऐसा हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखो इसका स्पिन और इसका स्पिन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन ये दो कैंसिल नहीं हो रहे। तो इन दोनों की वजह से आपको हल्का फुल्का मैग्नेटिक मोमेंट दिखाई देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, लेकिन उतना ज्यादा मजबूत भी नहीं होगा। ये कहां देखने को मिलता है? Fe3O4 के अंदर, Mn Fe2O4 के अंदर, Zn Fe2O4 के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तुम्हारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। एंड गाइज विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर चैप्टर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फाइनली वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब मैं आप लोगों को, अभी ऐसा नहीं है मेरी तरफ से हो गया है, लेकिन अभी मुझे आपको एनसीईआरटी सॉल्व करवानी है। तो अभी इसमें और लेक्चर्स तो आएंगे, तो वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है एनसीईआरटी सॉल्व करने में अगला लेक्चर ज़रूर देखना। लेकिन जो बच्चे सिर्फ थियोरी पढ़ना चाहते हैं अपने से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना। मैं सॉल्यूशन चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, मतलब बस मैं एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सॉल्व करवा दूं और फिर हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ चलेंगे। बीच बीच में सॉलिड स्टेट के आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बहुत जल्दी अब मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट्स का डीपीपी देने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। तो विद दिस गाइस लेट्स से कि GC 3.0 का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। एंड इस तरीके से अगर हम लोगों पर जिसको ना चाहिए ऑलमाइटी की कृपा रही तो हम लोग आगे के भी सारे चैप्टर उतनी ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस बार GC 3.0 पे ग्रेविटी सर्कल के जो प्रीवियस बैचेस है उसके मुकाबले आप लोग रिजल्ट को और कई गुना ज़्यादा बेहतर दोगे। मुझे इस बात का भी पूरा जिसको बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस है। तो जितना मुझे है क्या उतना कॉन्फिडेंस आपको है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कैसा रहा फर्स्ट चैप्टर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे सब बताओ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ जितनों को हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चे।